हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। अलग क्यों होने वाली है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछने वाला है। साथियों, समय कम है, 6 से 11 तारीख के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर नया साल आपने मना लिया हो तो आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे लो अच्छे से, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है। इसीलिए यहाँ मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। आप क्वेश्चन का लेवल देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं किस लेवल के यहाँ पे होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखी है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है और मैक्सिमम को हिंदी में भी होती है, तो यहाँ मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रखे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल के और साथियों जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराता रहता हूँ। और साथियों, वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी पीडीएफ आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ देने का मेरा मकसद इतना ही है ताकि लास्ट टाइम में, जैसे कि अभी 6 से 11 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप वीडियो देख के बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, तो पीडीएफ से आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए साथियों पीडीएफ में प्रोवाइड कराता हूँ। साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ की मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर एज कंपेयर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बोला डबल केज इंडक्शन मोटर और सिंगल केज इंडक्शन मोटर क्या बेनिफिट है। डबल केज इंडक्शन मोटर के बेनिफिट पूछे हैं ओवर सिंगल केज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस, लो इफिशियंसी, लो स्टार्टिंग करंट, लो स्लिप, हाई इफिशियंसी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, लो स्टार्टिंग करंट। अच्छा, स्टार्टिंग करंट लो क्यों होती है? क्योंकि डबल केज इंडक्शन मोटर में ना, डबल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस होता है ना, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस उसका हाई होता है, स्टार्टिंग करंट इसलिए यहाँ पे लो होती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर विच टाइप ऑफ डायोड इज द मिनिमम टाइम ऑफ रिवर्स रिकवरी। यानी कि किस प्रकार के डायोड के लिए, ठीक है, रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है ना, रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो मिनिमम होता है। यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, फास्ट रिकवरी डायोड, शॉर्ट की डायोड, जीनर डायोड या नॉर्मल ऑपरेटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। वो क्यों होने वाला है? क्योंकि जो शॉर्ट की डायोड होता है ना, उसका रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है बिल्कुल मिनिमम होता है। आप इसका रिवर्स रिकवरी टाइम जीरो भी कह सकते हैं, इसका जीरो होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, फोटोवोल्टाइक सेल्स क्या होते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल्स क्या होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सेमीकंडक्टर। साथियों, यह सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं तो इनको सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, फॉर व्हाट पर्पस ऑफ इंटरपोल आर यूज इन डीसी मोटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मोटर में इंटरपोल को हम क्यों यूज़ करते हैं। इंटरपोल का नाम आपने सुना होगा, वो क्यों यूज़ करते हैं इंटरपोल। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ डीसी मशीन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ तो साथियों ये तो मेन पोल होते हैं, एन और एस, ये मेन पोल होते हैं, और यहाँ पे मेन पोल के बीच में जो छोटे पोल्स होते हैं ये इंटरपोल्स होते हैं। अब इंटरपोल्स क्यों लगाए जाते हैं, इंटरपोल्स क्यों लगाए जाते हैं, आशा करता हूँ आपने सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो मैं यहाँ राइट ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होने वाला है। टू लोअर द स्पार्किंग एट कम्यूटेटर। एक कम्यूटेटर लगा होता है, ठीक है, उस पर जो स्पार्किंग होती है ना, स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल्स का यूज़ किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कंडक्टिविटी की यूनिट पूछी है। अच्छा, कंडक्टिविटी की यूनिट तो मैंने काफ़ी बार डिस्कस कर दिया आपसे, लेकिन वो अलग तरीके से भी कुछ पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप नए टाइप के क्वेश्चन, अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चन को भी थोड़ा डिस्कस करके जाइए। अब यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अच्छा, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है मोह पर मीटर, मोह पर मीटर, या इसको बोलते हैं साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर भी इसको बोलते हैं। अब साइमन क्या होता है, यानी कि मोह क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है ओम का। 1/, जो ओम होगा तो उसको साथियों कर देंगे हम ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, ये ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और मीटर तो पहले से ही अपॉन में है, तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एक परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं इसके नाभिक में, इस तरीके से चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट कौन सा होता है, यानी कि त्रिसंयोजक, इनमें से कौन कौन से एलिमेंट हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। वो क्यों मैं बताने वाला हूँ। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोरॉन, ठीक है, और दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है इंडियम, और एक चौथा आता है गैलियम। ठीक है, ये होते हैं साथियों थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और इनको ट्राइवेलेंट यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, और चौथे ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। और जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक होता है और एंटीमनी होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। और जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनको यहाँ पे पेंटावेलेंट बोला जाता है और थर्ड ग्रुप को ट्राइवेलेंट बोला जाता है, और जो फोर्थ ग्रुप के होते हैं उनको यहाँ पे टेट्रावेलेंट इम्प्योरिटी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेबल है, मैं लिख नहीं पाया हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप अच्छे से ध्यान दे लीजिए, उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछ सकता है कि ट्राइवेलेंट कौन कौन से और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती हैं। एक पॉइंट और होता है, जो ट्राइवेलेंट होता है ना, ट्राइवेलेंट एलिमेंट की अगर फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट के साथ हम डोपिंग करते हैं तो साथियों बनता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पेंटावेलेंट जो एलिमेंट होते हैं इसकी अगर फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट से हम इम्प्योरिटी वो करते हैं, डोपिंग करते हैं, तो यहाँ पे बनता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, फोर एलिमेंट्स हैविंग एनर्जी गैप मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्ट एज, ऐसे तत्व जिनका ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है वह क्या होते हैं। साथियों वो होते हैं इंसुलेटर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, इन ए सेमीकंडक्टर ड्रिफ्ट करंट इज टू, यानी कि एक अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा जो है वो किसके कारण यहाँ पे होती है। अब आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, एक तो होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक डिफ्यूजन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी कहता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, उसके कारण यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट होती है डायोड में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होने वाला है। अच्छा, डिफ्यूजन जो होता है ना, डिफ्यूजन एक नेचुरल फिनोमेना होता है। इसमें होता क्या है, इसमें हाई कंसंट्रेशन से जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं। तो इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने को इसको यहाँ पे डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट था, कहीं ना कहीं आप नोट कर सकते हैं। और डिफ्यूजन प्रोसेस का जो एग्जाम्पल है ना, बेस्ट एग्जाम्पल, वो है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से साथियों जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना, इस फॉरबिडन एनर्जी गैप से जेई लेवल तक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप साथियों इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप इन एन एटम इज द गैप बिटवीन द, यानी कि किसी परमाणु में फॉरबिडन ऊर्जा गैप किस किस के बीच यहाँ पे होता है। ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे चलता हूँ। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के जो बीच का गैप होता है उसको यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ जूम करके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड, और ये होता है हमारा बैलेंस बैंड। अब इसके बीच के जो गैप है, ये गैप है ना बीच में, इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर साथियों आप इसको याद रख लेंगे, समझ लेंगे ना अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप बराबर कंडक्शन बैंड माइनस बैलेंस बैंड यहाँ पे होता है। तो साथियों आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाई बॉन्ड्स। अर्धचालक में कौन कौन से बंध होते हैं। अर्धचालक में कौन सा बंध यहाँ पे बनता है। मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनता, आयोनिक बॉन्ड भी नहीं बनता, यहाँ पे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड होता है वो बनता है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मेटालिक बॉन्ड बनता है वो बनता है यहाँ पे कंडक्टर के लिए, मेटालिक बॉन्ड बनता है, और आयोनिक बॉन्ड बनता है इंसुलेटर के लिए,
इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप होता है ना, एनर्जी बैंड गैप होता है वो 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। और मेटेलिक में एनर्जी बैंड गैप जीरो होता है, जीरो होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर है, इसमें करंट ईजिली फ्लो हो जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो जीरो होता है। और क्या कहते हैं, जो सेमी कंडक्टर होता है इसमें साथियों एनर्जी बैंड गैप जो होता है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए। और सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, द थर्मल वोल्टेज ऑफ ए सेमीकंडक्टर डायोड एट 27 डिग्री टेम्परेचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 डिग्री टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर में थर्मल वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 मिली वोल्ट, 26 मिली वोल्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है थर्मल वोल्टेज की 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था। अब मैं आपको थर्मल वोल्टेज से रिलेटेड 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको थर्मल एनर्जी समझनी होगी। थर्मल एनर्जी जो होती है ना ईटी, वो ईटी बराबर होता है के इंटू टी, ईटी बराबर होता है के इंटू टी। थर्मल एनर्जी जो होती है ये यहाँ पे हीट के कारण ये एनर्जी होती है, ठीक है। इसके बाद में आता है थर्मल वोल्टेज, जिसको हम बीटी से डिनोट करते हैं। थर्मल वोल्टेज बराबर होता है के इंटू टी अपॉन में क्यू, के इंटू टी अपॉन में क्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली एग्जाम से पूछता है, आप इनको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी बराबर है टेम्परेचर और क्यू बराबर है यहाँ पे चार्ज, और थर्मल वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट में। अब मैं आपको के की वैल्यू बताता हूँ, जो के की वैल्यू होती है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ठीक है, उसकी वैल्यू बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 1.38 गुणा 10 की घात माइनस 23, 10 की घात माइनस 23, और इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आपके पूछने वाला है ये पॉइंट, तो कहीं ना कहीं नोट डाउन इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, द वैल्यूज ऑफ फॉर्म फैक्टर एंड रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पे पूछा क्या, आप देख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका आपको बताना है फॉर्म फैक्टर और बताना है इसका रिपल फैक्टर। फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर, भाई फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर कितना होता है? जो फॉर्म फैक्टर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो होता है 1.57, और जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है 1.21। अब आप यहाँ पे ऑप्शन मैच कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डायरेक्टली ये वैल्यू तो आपके पूछता ही पूछता है भाई, अच्छे से याद कर लो। जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें करा रहा हूँ, बहुत से लोग अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड करोगे आपका ही नुकसान होगा, कहीं ना कहीं आप अपना क्वेश्चन गलत करके आएंगे या छोड़ के आएंगे या उसको तुक्का मार के आएंगे। तो भाई तुक्का तो मारना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड कैन बी यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा डायोड यहाँ पे यूज करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि साथियों यहाँ पे जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी यूज करते हैं भाई। तो आप इसको याद क्यों नहीं करते? याद करो, लिख लो, डायरेक्टली पूछेगा भी। और इसको यूज करते हैं रिवर्स वोल्टेज में, रिवर्स बायस में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, द पीएन जंक्शन डायोड इज ए, पीएन जंक्शन डायोड जो है वो क्या है? पैसिव डिवाइस है, वैक्यूम ट्यूब है, यूनिलेटरल डिवाइस है या बाइलेटरल है? यहाँ पे जो पीएन जंक्शन है वो यहाँ पे यूनिलेटरल डिवाइस होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद कर लो, कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, ए जीनर डायोड इज इनवेरिएबली यूज्ड विद, जीनर डायोड का इस्तेमाल सदैव किसके साथ किया जाता है? क्या हम जीनर डायोड को फॉरवर्ड वाइज में यूज़ करते हैं या रिवर्स वाइज को यूज़ करते हैं, या फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों वाइज में यूज़ कर सकते हैं, या इसको जीरो वाइज पे यूज़ करते हैं? जो जीनर डायोड होता है वो हमेशा ऑलवेज रिवर्स वाइज पे यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर द रिपल फैक्टर इज, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर आपको यहाँ पे बताना है। रिपल फैक्टर इसका कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.48। फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है 0.48। और इसका साथियों फॉर्म फैक्टर कितना होता है? फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, 1.11 इसका फॉर्म फैक्टर होता है, और रिपल फैक्टर होता है 0.48। और इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है? Vm/√2 इसकी आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। आपको ये पॉइंट डायरेक्टली याद रख लेने हैं। और इसकी एवरेज वैल्यू होती है 2Vm/π, 2Vm/π इसकी एवरेज वैल्यू होती है। जो फुल वेव रेक्टिफायर की वैल्यू होती है सेम वही वैल्यू साइनसोइडल जो वेव्स होती है ना उसके लिए होती है, बिल्कुल डिक्टो यही। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है, डायरेक्टली पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, द रिपल फैक्टर इज, रिपल फैक्टर क्या है? ठीक है, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आपको बताना। आप नीचे ऑप्शंस देख सकते हैं, आरएमएस वैल्यू अपॉन डीसी वैल्यू, पीक वैल्यू अपॉन डीसी वैल्यू, पीक वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू, या आरएमएस वैल्यू अपॉन में पीक वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, आरएमएस वैल्यू अपॉन में डीसी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे,
विच अमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल डायोड यूज फॉर रेक्टिफिकेशन, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है क्रिस्टल डायोड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रेक्टिफिकेशन में यहाँ पे यूज़ की जाती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि यूज़ कर सकते हैं, वो हम डायरेक्ट करते हैं फॉरवर्ड वाइज। क्रिस्टल डायोड से यहाँ पे मतलब है पीएन जंक्शन डायोड का। पीएन जंक्शन डायोड को ही क्रिस्टल डायोड यहाँ पे बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, वो हमेशा फॉरवर्ड वाइज पे ही काम करता है, रिवर्स वाइज पे नहीं काम करता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज मोर देन 4 द सब्सटेंस इज सेड टू बी। आपको यहाँ पे बताना है यदि एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक हो जाती है तो पदार्थ क्या कहलाता है। उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में 4 से ज़्यादा है, हमने अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ा भी था जिसमें कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा था, तो मैंने उसका आंसर बताया आपको इंसुलेटर। तो यहाँ पे इंसुलेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर किसी सब्सटेंस में, ठीक है, अगर किसी परमाणु में 4 से कम है संख्या, अगर संख्या 4 से कम है तो वह परमाणु जो होगा ना वो कंडक्टर कहलाएगा। अगर 4 से ज़्यादा है तो इंसुलेटर कहलाएगा। अगर सिर्फ 4 ही हैं जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिर वह सिर्फ सेमीकंडक्टर कहलाएगा। आपको अच्छे से याद करना है, अगर 4 है तो सेमीकंडक्टर, 4 से ज़्यादा है तो इंसुलेटर, और 4 से कम है तो कंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि साथियों आपका एग्जाम 6 से 11 तारीख के बीच में आपका एग्जाम है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, क्या आपका तरीका होना चाहिए, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिए और अपना माइंडसेट को एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाइए। बिल्कुल यहाँ पे मैंने आज सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे थे, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन का लेवल आपने देखा होगा, जो कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। यह क्वेश्चन मैंने जितने भी आज क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, ये प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए साथियों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब मैं आपको बता देता हूँ आप इसकी PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर प्रेस करके आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जहां साथियों मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कराने वाला हूं। और साथियों टेलीग्राम चैनल पे मैं GK GS और टेक्निकल की क्विज चलाता रहता हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और साथियों आप हमारे इलेक्ट्रिकल गोपाल इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं GK GS की मोस्ट इंपॉर्टेंट रील्स वगैरह भी शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।